नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं लेकर हमारा खास कार्यक्रम रूबरू के पिछले एपिसोड्स को आपने अपना बहुत सा प्यार दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, रूबरू में हम लेकर आते हैं उन शख्सियत को जिन्होंने जीवन में संघर्ष कर एक मुकाम हासिल किया है और बने हैं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत। इसी कड़ी में आज हम लेकर आ रहे हैं रवि भूषण जी गर्ग को, जो कैथल जिला में न केवल सामाजिक दृष्टि से बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में अपना दखल रखते हैं, अपना एक रुतबा रखते हैं। रवि भूषण जी गर्ग कैथल में एक स्कूल चलाते हैं, SS बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसके साथ साथ वो BRDM स्कूल चलाते हैं, सरोजिनी नायडू स्कूल चलाते हैं। इसके साथ साथ वो टोहाना में एक एजुकेशन कॉलेज चलाते हैं जहां पर BEd, MAd एंड JVT कराई जाती है। इसके अलावा जब हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो धार्मिक क्षेत्र की बात करते हुए हम पाते हैं कि वो सनातन धर्म मंदिर के अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ अग्रवाल वैश्य समाज के वो प्रधान हैं और राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो वो भाजपा के NGO प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं और वो बीजेपी में पिछले कई सालों से जिला प्रधान रहे हैं, जिला महामंत्री रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रवि भूषण जी गर्ग ने जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया है। तो रवि भूषण जी, मैं आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। रवि जी, आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, तो आखिर इन संघर्षों की शुरुआत कहां से हुई? मेरे पिताजी श्रीमान प्रेम सागर गर्ग एक बहुत ही छोटा सा काम करते थे जिसमें हमें अपनी दिन भर की रोटी के लिए भी लाले पड़े रहते। हमने प्रयास किया, पिताजी ने प्रयास किया, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा। उसके बाद भी फीस जुटाने के लिए हमें सुबह 5 बजे उठकर हम सब्जी मंडी में जाते थे, लोगों की टोकरी ढोते थे, उससे इतना पैसा बनाने का प्रयास करते थे ताकि उनकी फीसों का भुगतान हम कर सकें। जैसे ही छठी से हम हिंदू स्कूल में आए, हिंदू स्कूल में आने के बाद श्रीमान BD गुप्ता जी ने हमें छाती से लगाया, गले से लगाया और हमारी फीस माफ करके हमारी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। स्कूल पूरा होने के पश्चात कॉलेज में आ गए। इस समय में, इस बीच में हम काम भी करते थे, चाहे उसमें हमें रेडी लगानी होती थी, चाहे उसमें हमें नमक की पैकिंग करते थे। ये सारा काम करने के बाद हम कॉलेज को आते आते इस स्थिति में आ गए थे कि अपनी फीस अपने आप आराम से और घर में दोनों वक्त की रोटी बन सकती थी। जैसा आपने बताया कि आपका जीवन संघर्षों में बीता, तो इन संघर्षों के बीच आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत बनकर के कौन आया? किसने आपको प्रेरणा दी कि आप संघर्ष करें? मेरे को प्रेरणा दी संघर्ष करने की मेरे पिताजी ने और मेरे प्रधानाचार्य श्री BD गुप्ता ने कि बेटे, जीवन में आगे बढ़ना है, काम करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और उसी को अनुकरण करते हुए आज हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचे। आज जिस मुकाम पर आप हैं, उस मुकाम पर पहुंचने में कौन सी घटना आपके लिए मील का पत्थर साबित हुई? मेरे लिए SS बाल सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरंभ करना मेरे जीवन में मील का पत्थर साबित है। जितने उसको स्थापित करने में मेरे को दिक्कतें आई, मेरे पास 250 रुपये नहीं थे किराए के देने के लिए भी, उसके बावजूद भी किसी मित्र ने मेरी मदद की और वो स्कूल जब हमने शुरू किया तो पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं थी। हमने 1978 में ये स्कूल शुरू किया। बढ़ते बढ़ते हमारे पास आज 800 से 1000 बच्चे हर वर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वो अपने अपने फील्ड में चले जाते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, कोई वकील है तो कोई जज है। जब वो बच्चे हमें मिलते हैं और गर्व से हमें मिलते हैं तो हमारी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में है। ये मैं गर्व से कह रहा हूँ। मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज लेक्चरर है, प्रोफेसर है अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, संगीता सगवाल उसका नाम। SS बाल सदन ने जो स्थान प्राप्त किया है शिक्षा के क्षेत्र में, जो मेहनत की है, वो आज हमारे कानों में शहर से गूंजती है। बात चल रही है स्कूल की,
आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संरक्षक हैं, इस नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आजकल अखबारों में सुर्खियां हैं अभिभावकों को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के, किताबों को लेकर के, तो इस सारे घटनाक्रम पर आप क्या पाते हैं, आप क्या सोच रखते हैं? इसमें दो बातें हैं। एक, हमने बच्चों को शिक्षा देनी है, बढ़िया से बढ़िया शिक्षा देनी है और देनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चा चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, चाहे निजी स्कूल में पढ़ता है, चाहे एडेड स्कूल में पढ़ता है, वो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के, हमारे जिले के बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब प्रश्न ये है किताबों को लेकर और ड्रेस को लेकर, 134 को लेकर, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। 134A के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार ने इस 134A को लागू किया था, जबकि RTE में क्लियर प्रावधान है कि जो भी बच्चा प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेगा और गवर्नमेंट उसको भेजेगी, उसका खर्चा गवर्नमेंट वहन करेगी। हमारी पिछली सरकार ने इस बात को नहीं माना और हमें कोई पैसा इसके लिए नहीं दिया, जिससे एक संघर्ष का वातावरण हो गया माता पिता के बीच और बच्चों के बीच, टीचर्स के बीच। लेकिन इस सरकार ने, धन्यवाद करूंगा मैं एजुकेशन मिनिस्टर का, मुख्यमंत्री का, उन्होंने एक बात कही कि जो बच्चे निजी स्कूलों में 134A के अंतर्गत पढ़ेंगे उनको बकायदा उनके लिए खर्चा दिया जाएगा। आज किताबों की बात है, अगर किताबें मार्केट में आप जितनी मर्जी खरीदें, हम एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार दुकानें बताने की बजाय उनको एक लिस्ट दे दें कि आप जहां से मर्जी ले आए ये सिलेबस ले आए, तो इसमें मेरा ख्याल है ना किसी विद्यालय को दिक्कत होगी और ना किसी पेरेंट्स को दिक्कत होगी। तो हमें प्राइवेट स्कूल के नाते से हमें माँ बाप की समस्याओं को समझते हुए उनके लिए आगे काम करना चाहिए। स्कूलों में पहले सेमेस्टर सिस्टम लागू था, अब उसको एनुअल बनाया जा रहा है। आगे इन दोनों के बीच विरोधाभास क्या है और क्यों जरूरत पड़ी हमें सेमेस्टर से एनुअल सिस्टम बनाने की? हमें इसलिए सेमेस्टर सिस्टम से एनुअल बनाने की आवश्यकता पड़ी कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। इस प्रदेश में बच्चे जुलाई तक स्कूल नहीं पहुंचते हैं। जब वो स्कूल में आते हैं उससे अगले महीने सितंबर में पेपर हो जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में उनकी PAR और रीअपियर आती है, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर तक आते आते वो काम पूरा नहीं हो पाता, तो बच्चों को के पास 11 सब्जेक्ट में रीअपियर आ जाती है। अब 11 सब्जेक्टों की रीअपियर करते करते वो बुढ़ापा आ जाता है, उसका 10वीं पास नहीं हो पाता। एनुअल सिस्टम का क्या लाभ है कि हमें तैयारी के लिए बच्चे की कोर्स कंप्लीट करवाने के लिए पूरा समय मिलता है और उस समय में हम बच्चों को तैयार करवाते हैं और उसका रिजल्ट बेहतर आता है। सेमेस्टर सिस्टम से बढ़िया एनुअल सिस्टम है और था, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ एनुअल सिस्टम था। आप अग्रवाल वैश्य सभा के प्रधान हैं, तो यह संस्था अग्रवाल वैश्य सभा समाज में किस प्रकार के कार्य करती है? अग्रवाल वैश्य सभा समाज में 3 प्रकार के काम करती है। एक, गरीब कन्याओं की शादी करवाना, दूसरा, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उनको आर्थिक मदद देकर उनकी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना, तीसरा, अगर कोई रोगी अपने इलाज में असमर्थ है उसके लिए उनका इंतजाम करना। आप भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री, जिला प्रधान रहे और आज आप NGO सेल के प्रदेश संयोजक हैं, तो इस राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो हुई वो इमरजेंसी से हुई। 1974 में जब इमरजेंसी लगी तो हम RKSD कॉलेज में पढ़ते थे। हम देखते थे कि लोगों को, RSS के कार्यकर्ताओं को पुलिस घर घर जा रही है, ढूंढ रही है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही है। जैसे ही वो जेलों में डालती थी तो मेरे दिल में ये होता था कि क्यों डाला जा रहा है, क्या कह रहे हैं, भारत माता की जय तो कह रहे हैं, क्या भारत माता की जय कहना गलत है? तो इसलिए मेरे मन में मेरा मन मेरे को कुचोटने लगा, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता भाजपा की तरफ हो गया, संघ की तरफ हो गया, राजनीति की तरफ हो गया और मेरा मन ये करा कि अगर देश में कोई सेवा करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता करता है, RSS करता है। इसलिए मुझे उसकी ओर जाने की प्रेरणा मिली और मैं 1977 में पार्टी में आया। बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है,
कहा जाता है कि ये हिंदू वोटों का तुष्टिकरण करती है, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करती है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? अरे कहाँ ध्रुवीकरण करने का काम कांग्रेस करती है, ध्रुवीकरण करने का काम मुस्लिम लीग करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप धर्म के आधार पे हमें वोट दें। रवि जी, आप बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जबकि लोगों का आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की बात करता है और कुछ लोग इसकी तुलना सिमी से करते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को उनकी सोच पर हंसी आती है जो आरएसएस की तुलना सिमी से करते हैं। आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के लिए काम करता है, देश की सेवा करता है और हर तरह से देश की बात करता है। सिमी कट्टर मुस्लिम पंथी संगठन है, उसकी सिमी की तुलना आरएसएस से करना या आरएसएस की तुलना सिमी से करना एक किस्म से मजाक है। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस में गया हूँ और केवल मैं नहीं गया, मेरे पिताजी भी आरएसएस में गए हैं, मेरा बेटा भी आरएसएस में आज भी जाता है, मेरी बेटी बड़ी और छोटी दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेविका की सदस्य है, मेरी धर्मपत्नी वो भी राष्ट्रीय स्वयं सेविका है। तो हम आरएसएस से प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि वो देश से प्यार करता है, वो भारत माता की जय कहने के वालों को अपने गले लगाता है, इसलिए हम इसमें संघ में हैं, इसीलिए हम बीजेपी में हैं और इसीलिए हम इनसे प्यार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में सत्ता हासिल किए 3 साल होने वाले हैं, विपक्ष असंतुष्ट हैं तो कभी कभी खबरें आती हैं कि पार्टी में अंतर करेगी, ऐसे में आप पार्टी की परफॉर्मेंस को कैसे मानते हैं? मैं पार्टी की परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया मानता हूँ। पार्टी ने जब से सरकार आई प्रदेश में, आज तक सिंगल घोटाला हमारी सरकार में नहीं है, ना हुआ ना होगा। दूसरी बात, ट्रांसफर्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स अवेलेबल है, भागने की, जाने की, किसी मंत्री के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरव्यू के मार्क्स घटाकर रिटन टेस्ट के मार्क्स बढ़ाए हैं, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसमें भी अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने पेपर ठीक किया था, मार्क्स कम मिले हैं, तो वो पेपर जाके चेयरमैन साहब के कैबिन में चेक कर सकता है, देख सकता है कि कहाँ नंबर मेरे कट गए हैं और कहाँ नहीं कटे हैं। नौकरियों में इतनी पारदर्शिता अपने आप में अद्भुत काम है। हमने रजिस्ट्री ऑनलाइन खोल दी है, अभी ले लें रजिस्ट्री करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हम सोसाइटी रजिस्टर करवाते थे, कई महीने लग जाते थे, पैसे लगते थे, आज कोई पैसा उस पर नहीं लगता, ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। मैंने भी अपनी जो अग्रवाल वैश्य सभा है इसको रजिस्टर करवाया, ऑनलाइन करवाया, किसी ने कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, विपक्ष की बात है, विपक्ष का काम तो ये है कि वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ कहने के लिए रहा नहीं है, तो वो क्या करे? वो यही बातें उड़ाएगी, इनमें जो है कि आपस में फूट है। अरे हमारी फूट को छोड़ो, अपनी देख, तुझको बुराई क्या पड़ी, अपने निबेड़ तू। ये हमारा पार्टी का एक सिद्धांत है कि हमारे पार्टी में पूर्णतः प्रजातंत्र है, वहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर वो उसके मन में कोई भी बात है, चाहे छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक, मेरे जैसा व्यक्ति भी अगर उसको कोई दिक्कत हो तो अपने अधिकारी को अपनी शिकायत कर सकता है। हमारे विधायक कुछ को अपनी शिकायत होगी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा, अपनी बात को कहा, उन्होंने सुना, अगर जवाब देने की स्थिति होगी तो जवाब दिया, और अगर नई स्थिति होगी तो नहीं दिया, नहीं काम किया उसका। मैं एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। असंध के विधायक हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन लेके चले गए कि मेरे यहाँ जो है पटवारियों ने गिरदौरी करते हुए गलत काम किया और इसलिए हमारी फसल सारी नष्ट हो गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, दोबारा करवा देते हैं, सर्वे क्या दिक्कत, बड़ी बात है। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने फसलें तो काट ली। बोले तो अब हम क्या थे, जब फसलें काट ली, कट गई, रहा क्या उसमें? वो बोले जी केवल 1 साल का बिजली का बिल माफ कर दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का उत्तर क्या था विधायक को? कहता बख्शीश सिंह जी सुनिए, बिल माफ नहीं होता 1 दिन का भी, बिजली इस्तेमाल करोगे तो बिल देना पड़ेगा। ये मेरे मुख्यमंत्री की शरावत है, ईमानदार। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं,
यानी कि बहुत लंबा आपने राजनीतिक जीवन जिया है, तो आने वाले दिनों में राजनीतिक दृष्टि से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पहली बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस बात से मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने आप को गवर्नमेंट फील करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, मैं अपने आप को कहाँ रखता हूँ, मैं अपने आप को आने वाले समय में MLA भी समझता हूँ, MP के लिए भी समझता हूँ, और उम्मीद है कि मैं मंत्री भी बनूंगा और इलाके की सेवा भी करूँगा। आपके जीवन की कोई ऐसी उपलब्धि जिस पर आपको नाज हो? एक नहीं अनेक जी। हमने बाल उपवन बनाया अपने सनातन धर्म मंदिर में जी। हमें गर्व है कि आज 36 बच्चे वहाँ रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा खान पान उनको हम उपलब्ध करवाते हैं और उनको संस्कार भी देते हैं। आज भी अगर हम चाहें तो उन बच्चों से गीता जी का 12वां अध्याय कंठस्थ सुन सकते हैं। इस उपलब्धि पर हमें नाज है, हमें नाज है सनातन धर्म मंदिर में चल रहे वृद्ध आश्रम, वो वृद्ध आश्रम जहां 18 वृद्ध और वृद्धाएं रहती हैं, वो दूसरों के स्थायी हुए नहीं है, अपनों के स्थायी हुए हैं। वो इसलिए हम उनको प्यार से स्नेह से, किसी को चाचा, किसी को बाबा, किसी को पिताजी, इस भाषा से उनसे बातचीत करते हैं। जब बातचीत करने के बाद हम उनसे दूर हटते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक घटना इसमें मैं बयान करना चाहूँगा। एक दिन मैं रात के 11 बजे दिल्ली से आया, जाते जाते मन आया कि चलो मंदिर में माथा टेकते जाते हैं, तो एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई चौतरे पे मेरे से कहती है कि रवि बेटा आ गए? हाँ माता जी आगे बोलो। वो बोली जी कभी नहीं, कुछ नहीं, बस तेरे दर्शन करने थे। माता जी दर्शन तो आपके करने हैं। बोले नहीं, बस चले हैं, बस तेरे दर्शन करने थे। तो रात को 3 बजे उसने प्राण त्याग दिया। यानी कितना स्नेह बुजुर्ग हमसे करते हैं। ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है कि एक माँ अपने बेटे के दर्शनों के लिए बैठी है कि मैंने जाना है और उसके दर्शन हो जाए। तो हमें बड़ा फख्र होता है कि जब हम इस प्रकार की सेवाएं समाज में करते हैं, देते हैं और उनको लाभ लोगों को मिलता है। रवि जी, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अगर हम इतनी बात से ये समझ गए कि देश हमें जगह देता है, रहना देता है, सहना देता है, सब कुछ देता है, और देश के लिए हम भी कुछ अर्पित करना सीखें। हमारे युवा अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान करें, अपने देश की रक्षा के लिए वचनबद्ध हों, अपना काम बिना किसी कोताही के पूरा करें। देश भी आगे बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे, समाज में भी कोई कुरीति नहीं आएगी। रवि जी, आपने हमारे दर्शकों को संदेश दिया राष्ट्र सेवा का, देश सेवा का। आपके इस संदेश से हमारे युवा साथी अवश्य कुछ सीख लेंगे और कहेंगे कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। और जब युवा इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो हमारा भारत उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। रवि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, हम रूबरू में फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई हस्ती के साथ, और फिर बातें करेंगे दिल से दिल की। तब तक आप देखते रहिए YouTube पर हमारा चैनल डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज कैट।